तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे इकोनॉमिक्स का, विच इज़ मनी एंड बैंकिंग। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो 1947 इंडिपेंडेंस के बाद से लेके 1993 तक क्या सिस्टम था कि जो रुपी थी, जो हमारी करेंसी है ना रुपी, ये फिक्स्ड और एडजस्टेबल थी। और सेंट्रल बैंक जो है हमारा, दैट इज़ आरबीआई, वो इसको करेंसी को मैनिपुलेट करता था इन अकॉर्डिंग्स विद द मेजर करेंसीज इन द वर्ल्ड और इकोनॉमिक सिचुएशन। जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है दुनिया में और इंडिया में, मेजर करेंसीज का क्या वैल्यू है, उसको देखते हुए हमारी करेंसी को आरबीआई मैनिपुलेट करता था। 93 के बाद क्या हो गया कि आरबीआई ने इंटरवीन करना बंद कर दिया एंड इट बिकेम मैनेज्ड फ्लोट। ठीक है, ये हम आगे देखते हैं इसका क्या मतलब है। 1947 में देखो क्या था कि $1 जो था इट वाज इक्विवेलेंट टू 1 रुपी। ठीक है, बट ड्यू टू दिस इंटरवेंशन ऑफ द आरबीआई 93 में क्या हाल हो गया था, $1 बन गया था 31 रुपीज़ के बराबर, क्योंकि बैलेंस ऑफ सिचुएशन बहुत ऊपर नीचे जा रही थी, हायर इन्फ्लेशन हो रहा था, जिसकी वजह से करेंसी को डिवैल्यू करना ही पड़ता था। एंड दिस वाज द केस ओनली। नॉमिनल एक्सचेंज रेट हम देख लेते हैं। रिमेंबरिंग द डेफिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। देखो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट डोमेस्टिक करेंसी कैन परचेज इन फॉरेन करेंसी। मतलब 1 रुपये कितने इक्विवेलेंट है डॉलर के, यही है हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट। सपोज़ देखो क्या होता है कि $1 अगर है 20 रुपये के बराबर, ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल एक्सचेंज रेट। केस 1 में हम देखते हैं क्या होता है। इंडिया में चॉकलेट है 10 रुपये की और यूएसए में है $1 की। इसका मतलब यूएस वाले सिटीज़न को अगर इंडिया से वो चॉकलेट मंगाएगा तो उसको सस्ता पड़ेगा। कैसे? $1 में, जहाँ पे वो यूएस में सिर्फ एक ही चॉकलेट ले सकता था, इंडिया से अगर वो मंगाएगा तो $1 में 2 चॉकलेट मंगा लेगा। सो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री इंडिया इट विल इंक्रीज। ठीक है, केस 2 में अगर हम देखते हैं चॉकलेट इंडिया में 20 रुपये की हो गई, विच इज़ इक्विवेलेंट टू नॉर्मल एक्सचेंज रेट, मतलब $1 भी 20 रुपये के बराबर है, और इंडिया में भी एक चॉकलेट 20 रुपये की हो गई, तो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया विल स्टॉप। ठीक है, इन्फ्लेशन ने क्या कर दिया यहाँ पे, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन ने क्या कर दिया, इन्फ्लेशन हैज़ मेड द एक्सपोर्ट्स लेस कॉम्पिटिटिव एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कर दिया इसने, एक्सपोर्ट्स को लेस कॉम्पिटिटिव बना दिया। अगर आरबीआई ने इसमें इंटरवीन करके करेंसी को कम किया बढ़ाया, तो इसको क्या टर्म देंगे हम, डीवैल्यूज़ कर। आरबीआई ने डीवैल्यू कर दिया, मतलब पहले $1 20 रुपये के बराबर था, अब 30 रुपये के बराबर हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आरबीआई इंटरवीन करता है और ऐसे चलता रहा 1993 तक। और इसकी वजह से, इस स्टेप की वजह से क्या होगा, इस स्टेप की वजह से एक्सपोर्ट्स विल स्टार्ट अगेन। ऐसा सिस्टम 93 तक चलता रहा, बट 93 के बाद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ गया। मतलब अब करेंसी जो है ऊपर नीचे वो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर होगी। नाउ आरबीआई विल नॉट इंटरवीन। बहुत ही सीवियर केसेस में वो कुछ अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करके चेंजेस ला सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, एंड दे वांट टू कम टू इंडिया, सो क्या करेंगे वो लोग डॉलर्स को बेचेंगे और रुपी को बाय करेंगे। अब जो चीज़ हम जितनी मात्रा में ख़रीदते हैं उसकी उतनी वैल्यू बढ़ जाती है। सोना भी ऐसे ही उसकी वैल्यू बढ़ती है, मेटल्स की भी, या एनी अदर कमोडिटी। उसी तरीके से मनी इज़ ऑल्सो कमोडिटी। ठीक है, तो अगर उन्होंने ज़्यादा रुपया ख़रीदा फॉरेन एक्सचेंज से तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसको हम कहते हैं अप्रिसिएशन। द रुपी हैज़ अप्रिशिएटेड। उसी तरीके से जो वैल्यू डाउन होगी तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, दैट द रुपी हैज़ डेप्रिसिएटेड। ठीक है, 93 से पहले क्या था, एक्सचेंज रेट जो था वो फिक्स था, एडजस्टेबल था। हाई इन्फ्लेशन अब यूपी इश्यूज़ की वजह से आरबीआई यूज टू डी वैल्यू द रुपी। ठीक है, 93 के बाद क्या होने लग गया, रुपी जो है ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएट या अप्रिसिएट होने लग गया। ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को हम अच्छे से देख लेते हैं। एक होता है फ्री फ्लोट और एक होता है मैनेज फ्लोट।
फ्री फ्लोट में क्या होता है, सेंट्रल बैंक नेवर, फ्री फ्लोट आ गया ना, सेंट्रल बैंक नेवर इंटरवीन्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और करेंसी प्राइस जो है वो डिटरमिन होता है बाय द मार्केट फोर्सेस। मैनेज फ्लोट में सेंट्रल बैंक कभी कभी इंटरवीन करता है और ये बाय करता है फॉरेन करेंसीज को जब रुपी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। तो सेंट्रल बैंक ये करने लगता है, सेंट्रल बैंक स्टार्ट सेलिंग डॉलर्स इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से, ताकि उसका जो अप्रिसिएशन है उसको सेंट्रल बैंक रोक सके। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ में हम देखते हैं क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रिसीट्स स्लिप्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, और ये प्रॉमिस करते हैं रिटर्न ऑफ पेमेंट्स, और ये ट्रेडेबल है। ठीक है, एक और बार रिपीट कर देती हूँ, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रिसीट्स स्लिप्स इनको कह सकते हैं। these promise returns and are tradable. For example, this person, okay, and he invest 1 लाख रुपीज़ इन बैंक, बदले में इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट इसको फ्यूचर में मिल रहा है, यस मिल रहा है। क्या ये ट्रेडेबल है, ऑब्वियसली नॉट, बैंक स्टेटमेंट को ट्रेड थोड़ी कर सकते हैं, ये ट्रेड कभी हो ही नहीं सकता। तो इसको इकोनॉमिक टर्म्स में हम सिक्योरिटी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी होती कितने तरीके की है, सिक्योरिटी होती है 2 तरीके की, एक होगी इक्विटी सिक्योरिटी, एक होगी डेट सिक्योरिटी। इक्विटी सिक्योरिटी क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है ओनरशिप बाय शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स इन अ कंपनी। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन ही इज़ द ओनर, इसको हम बोलेंगे ये ओनर है इक्विटी सिक्योरिटी का। इसको क्या क्या मिलता है, इसको मिलता है प्रॉफिट या डिविडेंड, कैपिटल गेन्स विच इज़ शेयर अप्रिसिएशन, जिस हिसाब से शेयर अप्रिसिएशन होगा और जितना उसने इन्वेस्ट किया होगा शेयर्स में उस हिसाब से इसको कैपिटल गेन्स मिलेगा। कुछ कंट्रोल मिल जाएगा वोटिंग राइट्स में कंपनी में। ठीक है, दूसरी हमारी है डेट सिक्योरिटी, ये रिप्रेजेंट करती है मनी बोरोड विच हैज़ टू बी पेड बैक टर्म्स और कंडीशंस के साथ, रिटर्न मिलेगा प्रिंसिपल जो उसने लिया है, और यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट वाला चक्कर नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। इसी वजह से जो ज़्यादा जहाँ पे रिस्क है वो लोग इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेट सिक्योरिटी में नहीं। ठीक है, अब देखो जैसे एक इंसान ने कंपनी में लगाया और कंपनी इशू करने वाली जो शेयर्स है, जो सिक्योरिटी जिसने कंपनी ने इशू किए, इसको हम कहेंगे इट इज़ इशूअर ऑफ सिक्योरिटी। नाउ इफ़ दिस पर्सन हैज़ इन्वेस्टेड हिज मनी इन द कंपनी, ही कैन डू सो बाय 2 ways। अभी हमने देखा कौन से 2 तरीके हैं, या तो वो लगाए अपना इक्विटी सिक्योरिटी में, या तो वो लगाया डेट सिक्योरिटी में। अगर वो इक्विटी सिक्योरिटी में लगाएगा तो उसको ये सब मिलेगा। ठीक है, ये एक तरीके से रिवीजन ही है। अगर वो इक्विटी सिक्योरिटी में उसने लगाया तो इसको मिलेगा प्रॉफिट या डिविडेंड, कैपिटल गेन्स मिलेगा, कुछ कंट्रोल मिल जाएगा उसको इन दी कंपनी, कुछ वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। अगर उसने डेट सिक्योरिटीज़ में लगाया तो उसको लगाना पड़ेगा एट फिक्स रेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बदले में उसको फिक्स रिटर्न मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा और रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा। एक एग्जाम्पल के तरीके से इसको देखते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल के हेल्प से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ द ओनर, ओके, ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, और उसने अपनी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया, उसको बदले में ये स्लिप मिल गई ओनरशिप वाली। तो उसकी बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखेगी। बैलेंस शीट में एक तरफ जो वहाँ पर हैं एसेट्स, एक तरफ लाइबिलिटीज़, यहाँ पे कैश आया, यहाँ पे ओनरशिप मनी 1 लाख रुपए, दोनों बराबर हो गया लेफ़्ट और राइट साइड। ठीक है, अब अगर कंपनी को एक्सपैंड करना है तो क्या तरीका, या तो वो लोन लेगी तो यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटीज उसी हिसाब से आ जाएगा। दूसरा तरीका है वो सिक्योरिटी इशू करते हैं मार्केट में। तो फॉर एग्जांपल उसने बोला 100 लोगों को अप्रोच किया कि आप 100 रुपये लगा दो 5 सालों के लिए और आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अब लोग लगाएंगे तभी अगर उस इंटरेस्ट जो कंपनी दे रही है वो बैंक से ज़्यादा होगा, बैंक का, इसलिए अगर मान लिया हमने 9% है तो इस वजह से लोग ज़्यादा जहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ पे लगा लेंगे 5 सालों के लिए। तो 10,000 रुपये लगा दिया उन्होंने। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट किया और बदले में उनको क्या मिला, ऐसी स्लिप्स। ठीक है, ऐसे उनको स्लिप मिली लोगों को। अगर अब बैंक का इंटरेस्ट रेट मान लो
अब पहले 9 था, इसलिए लोगों ने 10% कंपनी दे रही थी वहाँ पे लगा दिया। अब अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट हो गया 12%, तो क्या होगा, जिन लोगों के पास ये वाली स्लिप है ना, ये क्या करेंगे ना, पीपल होल्डिंग द स्लिप्स, सम ऑफ देम दे विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस। क्यों? उनको ऐसे लगेगा कि शायद कंपनी और शायद बैंक का इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाए, 13-14% हो जाए। तो जो ट्रेडिंग होती है वो फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बेसिस पर ही होती है, ट्रेडिंग में यही चलता है, ठीक है। तो वो दे विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस, क्योंकि उनको शायद ऐसा लग रहा है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में शायद 13-14% हो जाए, तो लोअर प्राइस में बेचेंगे वो, क्योंकि 100 रुपये में तो कोई भी नहीं ख़रीदेगा। 100 रुपये में उन्होंने अगर लिया है तो आगे बेचने वाले वो 100 रुपये में ही क्यों ख़रीदेंगे, उनको तो नुकसान है। तो वो ऑब्वियसली कम पैसे में बेचेंगे, मान लिया 80 रुपये। और 80 रुपये में ख़रीदने वाले को क्या मिलेगा, देखो 80 रुपये में ख़रीदा उसने, इंटरेस्ट उसको 10 रुपये मिल रहा है, इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट उसको 12.5% मिल रहा है, विच इज़ मोर देन 12% ऑफर्ड बाय द बैंक। 12% से ज़्यादा है ना 12.5%, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब हम कुछ इकोनॉमिक टर्म्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। रिटर्न यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड यील्ड, ठीक है। स्लिप्स जो इशू हुई थी उसको कहते हैं बॉन्ड्स। तो जब बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस कम होता है, जब बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होता है बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है। सो देयर इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक इंटरेस्ट एंड द बॉन्ड प्राइस, ओके। आगे हम देखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेंटर भी इशू कर सकता है, स्टेट भी इशू कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ डेट सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, इक्विटी सिक्योरिटीज़ नहीं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, सिर्फ डेट सिक्योरिटीज़ को ही इशू करते हैं। ये 3 तरीके की होती है। एक होती है डेटेड सिक्योरिटीज़ जो सेंटर इशू करता है, डेटेड सिक्योरिटी जो सेंटर इशू करता है लॉन्ग टर्म होती है 1 से 30 साल के बीच में। ट्रेजरी सिक्योरिटी जो सेंटर इशू करता है शॉर्ट टर्म होती हैं 1 साल से कम के लिए। और होती है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो स्टेट इशू करता है और ये 10 साल से कम की होती हैं। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था जो हमने किया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर इट, थैंक यू सो मच।